हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे जो सोशल साइंस है यानी कि जो सामाजिक विज्ञान है क्लास 8 का मिड टर्म का जो सैम्पल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, वो मैं इस वीडियो में सॉल्यूशन के साथ आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको मैं बता दूँ कि आपका जो मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा वो 2.5 घंटे का रहने वाला है और 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इसमें ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आपका जो पेपर है ना वो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है और यहाँ पर उनके नंबर भी दे रखे हैं और ये भी बता रखा है कि आपको कितने शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एमसीक्यू क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, खालिस्तान में भी हैं, और जो लघु है ना, लघु जो 3 नंबर के हैं उन्हें 40 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना। और जो छठा सातवां क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। और ये भी बता रखा है कि जैसे कितने क्वेश्चन करने हैं, मानचित्र का भी है, आपको मैप वर्क भी करना होगा 4 मार्क्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो सेक्शन ए है हमारे और पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बात और, ये पहले मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, ये पूरा पेपर है। ठीक है, और जो अभी हम आंसर के लिए डिस्कस करेंगे ना उसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों होंगे एक साथ। ठीक है, बस एक बार मैं पेपर दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि कहीं बच्चे ऐसा होता है कि वो जानना चाहते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन थे। ठीक है, वो तो लाइन वाइज दिखाऊंगा, पहले एक बार इकट्ठा दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपके स्कूल से आपको टीचर्स ने दे दिया होगा, हार्ड कॉपी के रूप में मिल गया होगा आपको। आप इस वीडियो से हेल्प लेके आंसर कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो वीडियो है मैं आंसर जो आपसे शो कर रहा हूँ मैं हिंदी मीडियम में शो कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बाद में लेकर आऊँगा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के द्वारा अवध का विलय कब किया गया था? तो 4 ऑप्शन थे, तो इसका आंसर है 1856 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 में विद्रोह हुआ था ना, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये जो अंग्रेज लोग हैं ना अपने आगे लॉर्ड लगवाते थे। ठीक है, तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है 1857 में झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सब जानते हैं किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने। नेक्स्ट है कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म मुख्यतः कहाँ उगते हैं? जो मतलब कटीली झाड़ियाँ ना वो कहाँ पर उगते हैं? जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, जो सूखे हुए क्षेत्र होते हैं। शुष्क मतलब सूखे हुए, जैसे राजस्थान हो गया ना ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है? बताओ, मतलब जो पर्यावरण को साफ करने का काम कौन करता है? बताओ, गिद्ध, हाथी, बाघ या हिरण? कौन जो भी मर जाता है गंदवंद उसको खा जाता है? तो सब जानते हैं गिद्ध। ठीक है, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आंसर्स बता सकते हैं, इससे मुझे लगेगा कि हाँ कुछ बच्चे सीरियस है, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस लाने के लिए। भारतीय संसद के कौन कौन से भाग होते हैं? जो संसद है ना उसके कौन से भाग हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या सभी? तीनों ही होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोकसभा है उसे लोअर हाउस, निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, याद रखना, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले निम्न सदन का नाम क्या है तो बता देना। और जो लोकसभा है ना उसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल
जो चुनाव होते हैं ना, तो 543 जनता चुनती है, 2 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है लोकसभा में। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति चुनता है, तो 2 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है। और हमारी लोकसभा में अधिकतम 552 हो सकते हैं, अभी उनके ऊपर विचार नहीं किया गया, ठीक है। राज्यसभा में 250 हो, और याद रखना राज्यसभा में 238 तो जो विधान परिषद है वो सब मिलकर चुनते हैं, लेकिन 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, सही या गलत आपको बताना है, और अगर आप सही करना चाहें गलत को तो वो भी कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति राज्यसभा में 20 सदस्यों को मनोनीत करता है, अभी भी मैंने आंसर बताया कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, तो ये क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट है, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना संघवाद के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही। तो जब भी किसी देश में ना एक से अधिक स्तर पर सरकार पाई जाती है ना, उसे हम संघवाद कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। बताओ ये सही है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो भारतीय संविधान के जनक मतलब पिता हैं? बताओ, तो ये सही है, ठीक है। याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के जनक हैं। और इसकी जगह अगर आ जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो प्रारूप समिति जो है उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं, ठीक है। और अगर आ जाए कि भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब खाली स्थान है कि विलय नीति डैश के द्वारा लागू किया गया था। बताओ विलय की नीति किस दिन लागू की गई थी, तो विलय की नीति लागू करी थी लॉर्ड डलहौजी ने। जानते हो ना बच्चों विलय की नीति क्या है, कि अगर किसी राजा की पुत्र संतान नहीं है तो उसका जो राजपाट है वो ब्रिटिश सरकार अपने में मिला लेगी और उस पर सारा शासन ब्रिटिश सरकार करेगी। तो विलय की नीति बनाने वाला कौन था, लॉर्ड डलहौजी। अच्छा, दोनों में से ऑप्शन है, कोई एक कर सकते थे। रानी चेन्नम्मा डैश नामक राज्य की शासक थी, किसकी, कित्तूर कर्नाटक की। ओके, फिर नेक्स्ट है कि श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के बाद मैसूर के ऊपर डैश संधि थोपी गई थी। कौन सी संधि थी, श्रीरंगपट्टनम संधि सौंपी गई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया, तो वो था 1764 में। और प्लासी का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था, 1757 में। तो अच्छे से कर लें क्योंकि ये बहुत बार एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं। अब आ जाइए खंड ख पर, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आप इसके अगर घुमा कर आ जाए कि संविधान की हमें ज़रूरत क्यों है या संविधान क्या कार्य करता है, तो इसी से मिलते जुलता आंसर आप लिखेंगे, ठीक है। तो संविधान की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, आप बताओ, ताकि हमारे देश के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं ना, उन्हें बेगानेपन का एहसास ना हो कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं। देश के अंदर कानूनी व्यवस्था समान बनी रह सके, और कोई सरकार आती है तो उसका चुनाव किस प्रकार होना है, उसे किस प्रकार से कार्य करना है, ये हमें संविधान बताता है। सुन रहे, आप अपने लैंग्वेज में बना बना के बहुत अच्छा लिख सकते हैं। बाकी से पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए। किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। पहला, संविधान किसी भी देश के लिए इसलिए आवश्यक होता है
क्योंकि संविधान ही ये बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है। यह उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देशों को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि संविधान जो है ना वो समाज के मूलभूत आदर्शों को बताता है और संविधान आकांक्षाएं पूरी करने की उम्मीद जताता है। ठीक है, फिर बता रहे हैं कि संविधान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि संविधान ये तय करता है कि देश में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था होगी, मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा हो, ये संविधान बताता है। ठीक है, और अगर संविधान नहीं होगा ना तो पता नहीं चलेगा कि देश को किस प्रकार से चलाना है। तो आप इतना ही कर सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और संविधान की आवश्यकता इसलिए भी होती है क्योंकि संविधान हमें स्वयं पर नियंत्रण रखने के लिए कार्य करता है और प्रावधान तय करता है कि संविधान के इन प्रावधानों के कारण ही हम स्वयं और बाकी लोगों को नुकसान पहुंचाने से बच सकते हैं। मतलब संविधान देश में कानून व्यवस्था के लिए काम करता है। ठीक है, और हमारे लिए नियम तय कर देता है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। और मेन आप ये भी ले सकते हैं कि संविधान न्यूनतम समन्वय तय करता है कि इस प्रकार का तालमेल बनाता है कि उस देश के अंदर अनेक धर्म जाति भाषा के जो लोग हैं ना वो मिलजुल के रह सकें। अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो नीचे वाला कर सकते थे कि शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है। ठीक है, तो ये आपकी पॉलिटिकल की बुक है, उसी के चैप्टर से है। शक्तियों के बंटवारे का अर्थ होता है कि शक्तियों को विभिन्न स्तरों में बांट देना, मतलब जो पावर है ना उसको अलग अलग भागों में बांट देना। जैसे भारत के अंदर जो शक्तियों को बंटवारा है ना वो केंद्र के पास, राज्य के पास और स्थानीय के पास किया गया। शक्तियों का बंटवारा हमारे देश में 3 तरीके से किया गया है। ठीक है, केंद्र, राज्य और स्थानीय। देखो आंसर अगर आपको बड़ा लग रहा है उसको काट के छोटा करके अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं, पॉइंटों में लिखना। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता दूं हमारे देश में जो शक्तियों को बंटवारा वो 3 तरीके से किया गया है। केंद्र सरकार, पता है केंद्र सरकार के पास कौन सी शक्ति है? जैसे विदेशी मामले हैं, नोट छापना है, बैंकिंग का काम है। ठीक है, तो ये सब केंद्र के पास है। केंद्र जैसे इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट केंद्र में ना तो उनके पास है। देखा था अभी नोट चेंज हुए थे, 500 के पुराने नोट खत्म हो गए, तो केंद्र के पास शक्ति है। अगर विदेशी कोई भी मामला होता है, फॉरेन मामला कोई भी आता है तो उसे केंद्र सरकार देखती है। ठीक है, और राज्य स्तर पर क्या होता है? राज्य स्तर पर उस राज्य की सरकार देखते हैं। जैसे पंजाब है, बिहार है, राजस्थान है, तो इनकी सरकार के पास पुलिस व्यवस्था होती है, इनके पास व्यापार का अधिकार होता है। ये अपने देश में, अपने राज्य में कैसे व्यापार करेंगे। और स्थानीय का मतलब होता है कि जो जैसे पंचायत होती है ना, नगर निगम होती हैं, तो उनके पास भी शक्ति है। जैसे 5 साल का चुनाव होते हैं, आप देखो जो स्थानीय होते हैं ना बच्चों, उनका काम सड़कें बनाना, आपके मोहल्ले में जो है नालियाँ बनवाना, आसपास जो पार्क है उसका सौंदर्यीकरण करना, अच्छी व्यवस्था करना, छोटे जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, ठीक है, उनको खुलवाना, उनकी व्यवस्था करना। तो और इस तरीके से इनके काम होते हैं। तो अलग अलग बांटने से क्या होता है, कन्फ्यूजन नहीं होता और काम अच्छा होता है और देश बहुत आगे निकल सकता है। ठीक है, और जो अगर काम अच्छा नहीं करेगा तो लोग उसको वोट ही नहीं देंगे। इस तरीके से हमारे देश में लोकतंत्र है, इसलिए काम करना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे बना के अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल आप देख भी सकते हैं। ठीक है, और ये कहते जैसे कानून है ना, कानून तो हर राज्य का कानून अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो कानून देश को अलग ना कर पाए, देश एकजुट रहे, वो केंद्र के हाथ में भी होते हैं। अच्छा, ये कह रहे सरकार को नियंत्रित करने, मार्गदर्शन देने और जानकारी देने में भारतीय संसद की भूमिका बताओ। मतलब कहने का ये है कि जो भारत की संसद है ना उसके क्या कार्य हैं, जो भारत की संसद है उसके क्या कार्य हैं। तो देखो आप बताएंगे कि संसद देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था को कहा जाता है। हमारे देश में जो संसद है ना वो कानून बनाती है। ठीक है, आप लिख देना संसद कानून बनाती है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। भारत में संसद के 3 अंग होते हैं, लिख देना, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। पढ़ा था ना हमने MCQ में।
ठीक है। और तीसरे पॉइंट में लिख देना कि भारत की जो संसद है ना वो विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाती है, जैसे सरकार के विभिन्न कार्यों को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, ठीक है। और अगर कोई सरकार गलत काम कर रही होती है तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं कि भाई ये सरकार सही नहीं कर रही, इसे हटाओ। इस तरीके से ये कह रहा है कि देखिए, अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भूमि संसाधन के संरक्षण के किन्हीं 3 उपाय बताइए। बच्चों, आपको पता है संरक्षण का मतलब क्या होता है? संरक्षण का मतलब होता है बचाना। ये कह रहा है जो भूमि है वो एक सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन है, तो आप इसको कैसे बचा सकते हैं, इसकी रक्षा करने के लिए क्या करेंगे। अगर हम भूमि की रक्षा नहीं करेंगे तो उसकी शक्ति ख़त्म हो जाएगी और वो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो जाएगी, ठीक है। तो अब बोलो, आप सोचोगे सर हानिकारक कैसे? मान लो भूमि है, अगर उस पर खेती नहीं हो पाएगी तो फिर उस पर कुछ उगेगा ही नहीं, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें भूमि की रक्षा करनी होगी ना। तो भूमि की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं? वन रोपण करके, पेड़ों को लगाकर, ठीक है। अतिचारण पर रोक, मतलब जैसे अगर हम बहुत बड़ी मात्रा में पशुओं को चराते रहेंगे तो उसके ऊपर जो लगी घास है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी, फिर वो ज़मीन ख़राब हो जाएगी, वहाँ तूफान आएंगे, बंजर आएंगे, तो ऊपर की जो मोटी परत होती है, उपजाऊ परत, वो हट जाएगी। तो इस तरीके से, ठीक है। वन रोपण समझ में आ गया, मतलब पेड़ों को लगा के। अतिचारण मतलब पशुओं की चराई को रोक कर, ज़्यादा नहीं। और केमिकल दवाइयाँ और जो फर्टिलाइज़र है, उर्वरक, उसका प्रयोग कम से कम करके, क्योंकि अगर इनका प्रयोग ज़्यादा होगा तब भी ज़मीन की ताकत ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बना के लिख सकते हो कि जो केमिकल वाले जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, रासायनिक कीटनाशक, उनका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अगर ऊपर वाला नहीं करते तो नीचे वाला कर सकते हो कि जल संरक्षण के किन्हीं 3 उपाय, मतलब पानी को बचाने के 3 उपाय कौन से हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है, पहले लिख देना कि पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न करने के लिए ये आवश्यक है और जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो कि पानी को बचाने के लिए क्या करोगे। जैसे उद्योगों से, कारखानों से जो निकलने वाला जो गंदा पानी का जो पदार्थ है उसे नदियों में मिलने से रोक देना, ठीक है। या नदियों में मिलाने से पहले उसका शोधन कर देना। क्या कर देना? शोधन, मतलब उसमें से हानिकारक पदार्थ को निकाल के उसे स्वस्थ करके नदियों में बहाना। और क्या करोगे? बारिश के पानी को इकट्ठा करके हम पानी की रक्षा कर सकते हैं, लोगों को जागरूक करके कर सकते हैं। किसान जो पानी के मेथड यूज़ करते हैं ना, वो ऐसे यूज़ करें जिससे पानी की बचत हो। जैसे ड्रिप सिस्टम होता है ना, स्प्रिंकल सिस्टम होता है, उसका प्रयोग करके। स्प्रिंकल जैसे फुहारे की तरह पानी जाए, जितना ज़मीन को चाहिए उतना मिलेगा। अगर हम पानी पूरा छोड़ देंगे तो कहीं पानी बहुत ज़्यादा चला जाएगा, कहीं कम चला जाएगा, तो पानी भी बर्बाद होगा और फसल भी अच्छी नहीं होगी। 5वां क्वेश्चन देखिए, वन्य जीवन पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। बच्चों, वन्य जीवन का मतलब होता है जो जंगल है ना, उसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, तो उनके बारे में बताइए। तो आप लिखेंगे कि वनस्पति हो या वन्य जीवन हो, ये बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। जैसे वन है तो उनसे हमें इमारती लकड़ी मिलती है, हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो जो वन्य जीवन, मतलब जो वन्य जीवन में कौन आते हैं? पक्षी, कीट, पानी में रहने वाले जानवर, जंतु, ये सब आते हैं। तो इनका भी सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं से हमें दूध, मांस, खाल, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे मधुमक्खियों से हमें शहद मिलता है ना, अपनी लैंग्वेज में बना के। चिड़िया जो अपने भोजन के लिए कीड़ों पर निर्भर होती हैं, ये सारे जितने भी जीव जंतु हैं ना, वो सब वन्य जीवन में आएंगे। तो हमें इनकी रक्षा करनी होगी, इनको हमें बचाना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा, ये बता रखा है, ठीक है। और पर्यावरण को साफ करने का काम जैसे गिद्ध करता है, शोधन का काम करता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। और वन्य जीवन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पानी तंत्र को बनाते हैं, मतलब जीवन का एक जो चक्र है ना, उसको संभव बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की बगावत के बाद अंग्रेजों ने कौन कौन से प्रमुख बदलाव किए। ठीक है, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करें तो 4 नंबर का पॉइंट्स में लिखना, ये पैराग्राफ है तो पॉइंट में बनाना, ठीक है। तो और जब आंसर लिखेंगे तो ऐसे जरूर लिखा करो कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बहुत महत्वपूर्ण बदलाव
किए, जिनमें से कुछ इस प्रकार है, ठीक है। तो पहला, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। देखो, जो ब्रिटिश की संसद है ना, तो उसने सारे अधिकार कंपनी के छीन के किसको दे दिए? ब्रिटिश साम्राज्य को दे दिए, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट तय करे कि भारत में क्या सुधार करना है, क्या करना है, ठीक है। ये चेंज किया उन्होंने। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उसे भारत के शासन संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। आप बस मेन इतना भी बता सकते हैं, पूरा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए पढ़ लो, ये थोड़ा डिटेल में दिया गया है, आप थोड़ा शॉर्ट में इसे अपने पॉइंट में लिख देना, ठीक है। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जैसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है, क्योंकि एग्जाम में आ रहा था ना इंडिया काउंसिल क्या है। तो बड़े बड़े को देख के घबराना मत, अपनी लैंग्वेज में या थोड़ा सा छोटा करके लिख देना इसे। और भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया, मतलब मेन बता देना। अगर जैसे पूछेगा ना कि 1857 की बगावत के बाद अंग्रेजों ने कौन से बदलाव किए, तो आप बोलना कि वायसराय का ओहदा शुरू कर दिया गया और सारा का सारा जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश साम्राज्य ने संभाल लिया। बस ये 2 पॉइंट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। सुन रहे हैं। और फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। आप इतना भी बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। देश की सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। तो ब्रिटिश सरकार ने बाद में बोल दिया कि जो भी राजा महाराजा भारत के अंदर है ना, उनकी ज़मीनें कब्जों में नहीं ली जाएंगी। उन्हें अपनी विरासत किसी को भी दें, ठीक है, अपने गोद लिए बेटे को दें, वो भी मंजूर है। देखा, बाद में चेंज कर लिया था इन्होंने, ठीक है। और अगला देखो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी कि कल को अगर बगावत हो तो यूरोपीय सिपाही अपने आप संभाल लेंगे, ठीक है। ये मेन बात, क्योंकि पहले भारतीय सिपाही जा रहे थे ना, तो ब्रिटिश की हालत ख़राब हो गई थी। उन्होंने कहा भविष्य में ऐसे गलती नहीं करेंगे। इस तरीके से यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिणी भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। इस तरीके से उन्होंने चेंज कर लिया। और क्या करा कि मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। समझो, मुसलमान जो थे उनको अंग्रेज लोग ना शक की दृष्टि से देखने लग गए। और पांचवा क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। पहले हमारे धर्म और रीति रिवाजों का सम्मान नहीं करते थे ना, तो बाद में उन्होंने कहा सम्मान करेंगे। कोई भी विचार कर लेना। भूस्वामी और जिम्मेदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। मतलब जिसकी ज़मीन है ना, जिस भूस्वामी की ज़मीन है वो उसी की रहेंगी, ऐसी व्यवस्था कर दी गई जिससे कि वो विरोध ना कर पाए। अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। नीचे वाला है कि 1857 की बगावत के कारण क्या थे, वो तो हमने पढ़ा ना। उसके बाद क्या हुआ, ये कारण क्या थे, क्यों हुई बगावत, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के बहुत से कारक देखने को मिलते हैं जिन्होंने इस बगावत को प्रारंभ करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला, 1857 की क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण कारण लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति था। क्या था? हड़प, मतलब जितना कब्जा कर सको करो। बताया था ना मैंने। उसने विलय की नीति बनाया था। यहाँ पे हड़प की जगह लिखना विलय की नीति, ठीक है, विलय। और लॉर्ड डलहौजी की इस विलय नीति के द्वारा देशी राजाओं को अपने अधिकार के रूप में गोद में लेने का अधिकार समाप्त कर देगा। मतलब अगर गोद लिया बच्चा है ना, वो नहीं चलेगा। अगर किसी की खुद की औलाद नहीं है ना, पुत्र नहीं है, तो सारी संपत्ति ब्रिटिश सरकार की हो जाएगी। ये था। ये विद्रोह के कारण क्या थे, लोग इससे खुश नहीं थे, राजा खुश नहीं थे, पहला कारण हो गया। दूसरा, 1857 की बगावत का एक कारण ये भी था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजाओं की पेंशन एवं उपाधियों को समाप्त कर देगा। मतलब ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को पेंशन देना बंद कर दी, और जो उपाधि होती है ना, जैसे महाराजों के महाराजा, सरताजों के सरताज, ब्रिटिश सरकार ने ख़त्म कर दिया।
जिसके कारण इन राजाओं में, जिनमें पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन बंद कर दी और कर्नाटक, सूरत और तंजौर के राजाओं की उपाधियों का भी अंत करना प्रमुख था। तो ये भी लोग भड़क गए और ब्रिटिश सरकार की इन नीतियों के कारण इन राज्यों में काफ़ी गुस्सा था और जो अंत में बगावत का रूप ले आया। ठीक है, और सुनिए, 1857 की क्रांति के लिए एक जिम्मेदार कारण अवध का विलय भी था। अवध को मिला लिया और अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह का वैध उत्तराधिकारी था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अवध को कुशासन का आरोप लगा के उसे गद्दी से हटा दिया और जनता का बहुत लगाव था वाजिद अली शाह से। ठीक है, तो इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में विद्रोह भड़क गया। और सुनिए, 1857 की क्रांति के लिए ब्रिटिश भू राजस्व नीति भी बहुत जिम्मेदार कारक थी। देखो, मतलब टैक्स लेने की जो पॉलिसी थी वो भी बहुत गंदी थी और किसानों को ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, जिससे वो बर्बाद होते, शोषण हो रहा था और वो कर्जे के जाल में, ऋण मतलब कर्जे के जाल में फंसते चले जा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार से तंग आ गए थे लोग, इसलिए लोगों ने विद्रोह कर दिया। और सुनिए कौन सा कारण था, आपको इसे भी 3 या 4 याद कर लेना। ठीक है, और 2-3 बार वीडियो सुनेंगे ना आपको अच्छे से आ जाएगा। 1857 की क्रांति के लिए ब्रिटिश सरकार की औद्योगिक क्रांति भी जिम्मेदार थी। देखो, जो उद्योगपति थे ना भारत के, उनकी बहुत बुरी हालत हो गई, क्योंकि पहले हाथ से बना सामान आता था, ब्रिटिश सरकार ने सारा हाथ से बना सामान खत्म करवा दिया, उद्योगों का सामान लग गया, तो भारत के जितने भी हथकरघा उद्योग थे वो ख़त्म हो गए, दस्तकारों के काम खत्म हो गए, बुनकरों के काम खत्म हो गए, शिल्पियों के काम खत्म हो गए। जो शिल्पी वो जो डिज़ाइन बनाते, मूर्तियाँ पत्थर वगैरह बनाते ना डिज़ाइन कर करके, वो सब खत्म हो गए, सब मशीनों से काम आ गए। इसलिए अब सबसे बड़ा कारण क्या था, सुनो, जैसे क्रांति युद्ध हो गया। 1857 की क्रांति के लिए एक जिम्मेदार कारण यह भी था कि सेना में भारतीय सैनिकों से भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था और उनके साथ वेतन और पदोन्नति के एक समान, मतलब अंग्रेजों को तो सब कुछ मिल रहा था, लेकिन भारत के किसानों को, भारत के सैनिकों को कुछ नहीं मिल रहा था। इस तरीके से उनसे भेदभाव हो रहा था। अच्छा, जो सबसे मेन बताने वाला था वो ये था कि जैसे विद्रोह हो गया था कि सैनिकों ने ये जाना कि जो बंदूक हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें जो कारतूस लगा है वो गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग हुआ है, तो उन्होंने कहा इससे तो हमारा धर्म ही खत्म हो जाएगा, तो इसलिए विद्रोह बढ़ गया और विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय सरकार के चुनाव में भारतीय संसद की भूमिका की व्याख्या कीजिए। वही कि जब हमारे देश में चुनाव होता है ना, तो संसद क्या काम करती है। देखिए, भारत में संसद देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था को कहते हैं, पता ना, संसद कानून बनाती है। और भारत के जो सदन है ना, उसके 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ठीक है, इसके साथ ही संसद का एक अभिन्न राष्ट्रपति भी होता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। ठीक है, ये आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो नॉलेज के लिए बहुत है, नीचे से लिख देना। ठीक है, राष्ट्रपति सरकार के चुनाव में भारतीय संसद की एक विशेष भूमिका होती है, इससे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रीय सरकार के चुनाव में भारतीय संसद की भूमिका बताइए। ठीक है, और यहाँ बता रहा है कि राष्ट्रीय सरकार के चुनाव में, मतलब जो नेशनल लेवल पर जो गवर्नमेंट बनती है उसमें इसका क्या योगदान है। तो आप बताएंगे कि लोकसभा के चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। जब लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं ना, तो सांसदों की एक लिस्ट बनाई जाएगी। देखो, लोकसभा के जो मेंबर होंगे ना, उसे सांसद कहते हैं, और जिससे ये पता चल जाता है, या पता चल पाता है कि किस राजनीतिक दल को कितने सांसद चुनकर आए हैं, मतलब कौन सी पार्टी के कितने मेंबर हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। मतलब मैंने आपको बताया था ना शुरू में ही कि हमारे देश की लोकसभा में 543 तो जनता चुनती है और 2 जो राष्ट्रपति चुनता है तो 545 होते हैं। ठीक है, और अगर किसी पार्टी को भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनानी है तो उसे 272 सीटें चाहिए। ठीक है, और कार्यपालिका को चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। कार्यपालिका लोकसभा के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। ये जो कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का ही कार्य है। ठीक है,
और भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, और जो 272 से ज़्यादा सीट लेगा वही वो उसी की जो पार्टी आएगी ना, तो वो वाली पार्टी अपना नेता चुनेगी प्रधानमंत्री के तौर पर। तो लोकसभा ने बता रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों को चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। देखो, ये लोकसभा में जो प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर ये अलग अलग डिपार्टमेंट वगैरह बनाते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय बनाते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय बनाते हैं, वित्त मंत्रालय, जो अलग अलग काम करते हैं। ये कह रहा हाल के वर्षों में ऐसा देखने में आया है कि चुनावों में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा, लेकिन अभी देखो 8 साल से जो गवर्नमेंट है भारत में उसे बहुमत मिला हुआ है। इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है जो मेजोरिटी में काम कर रही है, ठीक है। और अगर किसी को आधे से ज़्यादा सीट नहीं मिलती तो उसे गठबंधन कहते हैं, ठीक है। अपनी लैंग्वेज बना बना के लिख देना, बस समझ लो, 2-3 बार सुन लो। और राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। और इसी क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो आप लोकसभा और राज्यसभा में भी अंतर निकाल सकते हो कि राज्यसभा जो होती है ना वो राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा में भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है, ठीक है। किसी भी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिले, ठीक है। भारतीय संसद का यह सदन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह सदन लोकसभा के द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है। देखो, लोकसभा कानून को पास करती है, उसके बाद ये उसको जांच करता है, उसकी समीक्षा करता है, और अगर इसे लगता है ना उसमें कुछ गड़बड़ है तो ये कहता है कि संशोधन करो, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सरकार के चुनाव में भारतीय संसद की एक विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, अब हम क्वेश्चन 8 से 11 देख रहे हैं, और ये बच्चों पैसेज का भी आपके पेपर में है, तो पैसेज इसको आपको पढ़ना है और फिर निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। तो पहला है, मृदा संसाधन के लिए मुख्य खतरा क्या है, मतलब मिट्टी के लिए खतरा कौन है? मृदा अपरदन, मतलब अगर मिट्टी के ऊपर परत बह जाएगी तो उसके लिए खतरा है। बाकी पैसेज में ही है आंसर, ठीक है। पैसेज में पढ़ नहीं रहा, ठीक है, वो इजी आप कर सकते हैं, बस आंसर टैली कर लो। मृदा निम्नीकरण का सहायक कारक नहीं है। बताओ, मिट्टी की जो क्षमता है ना, या मिट्टी जो अपने प्राकृतिक रूप में है वो गायब करने में किसका हाथ नहीं है? स्थलाकृति का, मतलब कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, तो क्या इनकी वजह से मिट्टी की ताकत या मिट्टी की शक्ति खत्म हो जाएगी? नहीं ना, बाढ़ से हो सकती है, पेड़ों को काटने से हो सकती है, पशु को चराने से हो सकती है, लेकिन स्थलाकृति से नहीं हो सकती। फिर कह रहे मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक है। बताओ, मिट्टी की कुछ जो निम्नीकृत करते हैं वो कौन है? तो मानव कारक मनुष्य भी करता है, प्रकृति भी करती है। मनुष्य जैसे पेड़ों की कटाई करता है तो जो प्रकृति है वो बाढ़ ला रही है, इस तरीके से। फिर एक और पैसेज है बच्चों, फिर इस पैसेज को आपको पढ़ना है, ठीक है, और फिर आंसर देना है। तो मैं आंसर पढ़ रहा हूँ खाली, ठीक है। अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे? क्वेश्चन में से आपने देख लिया, बाकी पैसेज में आप आंसर पढ़ोगे तो आपको आराम से पता लग जाएगा कि सिराजुद्दौला बना था, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बंगाल में कठपुतली शासक कौन चाहता था? कौन चाहता होगा? अंग्रेज चाहते होंगे, अंग्रेज मतलब कंपनी, क्योंकि अंग्रेजों ने जो कंपनी बनाई थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, जो 1600 ईस्वी में भारत में आई थी, याद रखना, ठीक है, 1600 ईस्वी में आई थी। फिर ये कह रहा है कि किलेबंदी रोकने और राजस्व चुकाने का हुक्म कंपनी को किसने दिया था? बताओ, किसने हुक्म दिया था? ओए, आपको किलेबंदी नहीं करेगा, आपको टैक्स चुकाने का जो हुक्म है, ठीक है, वो किसने दिया? तो सिराजुद्दौला ने, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि किसी काल्पनिक राज्य की विधानसभा चुनावों के परिणाम नीचे दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए। तो देखो, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा पक्का आएगा, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन ग्रेनेड आएगा, पैसेज भी आएगी लेकिन सेम नहीं आएगी, अलग आएगी, ऐसे क्वेश्चन अलग आएगा इसी तरीके से। तो ये कह रहे विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? बताओ, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही तो होगा। तो 116 किसको मिला? क्षेत्र विकास पार्टी।
ठीक है ना, ये मैंने उसी में से बता दिया। कह रहा सरकार के गठन के लिए बहुमत की संख्या कितनी है, बताओ बहुमत के लिए कितनी कितनी संख्या होगी। देखो बहुमत के लिए मैंने आपको बताया था जितना दे रखा होता है उसको आपको क्या करना है, 2 से भाग कर देना, फिर 1 जोड़ देना है। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 4 10, तो 142.5। तो 142 से ज़्यादा यानी कि 1 ज़्यादा करो तो 143, यहाँ 0.5 ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसके पास 143 सीटें होंगी वही कर पाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 143। और बताओ कोई कर पाएगा, कोई पार्टी बना पाएगा। देखो किसी के पास 143 सीट नहीं है किसी के पास, तो इन्हें गठबंधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गठबंधन, ठीक है, अलायंस करना पड़ेगा। एक निर्दलीय कौन होते हैं, जो किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं होते, जो ऐसे होते हैं जो बिना किसी मतलब पार्टी में होकर खड़े होते हैं, तो ये निर्दलीय है, ठीक है, जो किसी भी दल के नहीं है। नाम में पता लग रहा है आंसर, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपकी फिर एक पैसेज है, फिर आपको इसको पढ़ना है और फिर आपको इसके आंसर देने हैं। पहला कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो एशिया। फिर यूरोप को एशिया से कौन सा पर्वत अलग करता है, यूरोप को एशिया से अलग करना है, और वो कौन है, यूराल, वेरी गुड। उसके बाद पूर्वी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप कौन सा है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, या इनमें से कोई नहीं, तो एशिया सब जानती हैं, बाकी पैसेज में है ही। इधर यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहा जाता है, बताओ। जो यूरोप और एशिया ना, उसके भाग को अगर हम जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मृत सागर, एशिया या यूरेशिया। देखो नाम में देखो, यू से आ गया यू, एशिया में एशिया, तो यूरेशिया, ठीक है। अब लास्ट अब आज का पार्ट करने जा रहे हैं मैप वर्क। तो ये कह रहा है कि भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर 1857 की बगावत से जुड़े निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। बताओ दिल्ली, झांसी, बरेली, फैजाबाद और कानपुर कहाँ कहाँ पर है। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैप है, अच्छे से इनको देख लो और याद कर लो, ठीक है। यहाँ नहीं है, ये बता रहा है कि यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे जो है ना ये आपको यूपी में दिख जाएंगे, और दिल्ली का तो आपको पता ही है, ठीक है जी। और ये जो बच्चे दृष्टिबाधित है ना, तो उनके लिए क्वेश्चन है कि 1857 की बगावत के दौरान मुग़ल सम्राट कौन थे। तो कौन थे मुग़ल सम्राट, बहादुर शाह जफर मुग़ल सम्राट थे। फिर नेक्स्ट है झांसी वर्तमान में भारत के किस राज्य में है, यूपी में ही है, ठीक है। और बिहार के उस पुराने जमींदार का नाम बताइए जिन्होंने 1857 के बगावत के दौरान विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया था। तो कुंवर सिंह, ठीक है, इन्होंने कुंवर सिंह ही बिहार के वो पुराने जमींदार थे जिन्होंने विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया था, ठीक है, मतलब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साथ दिया था कुंवर सिंह ने। फैज़ाबाद वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है, फैज़ाबाद कहाँ है, ये भी बच्चों उत्तर प्रदेश में, सारा उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ा युद्ध छिड़ा था। कानपुर में 1857 की बगावत की अगुवाई किसने करी थी, कानपुर में नाना साहब ने, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा पेपर समझा दिया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मुझे मोटिवेट करना मैं और वीडियो सबके लिए लेकर आ पाऊँ। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।